हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के चौथे पॉइंट की बात करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। यह शब्दावली भारतीय गणतंत्र की प्रकृति को बतलाती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के दो पहलू हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक पहलू के अनुसार भारतीय सीमा के अंतर्गत भारतीय संघ सर्वोच्च सत्ता है और इसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। इसका आदेश अंतिम है, जिसे इस क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी लोग मानने के लिए बाध्य है। बाह्य क्षेत्र में भी भारत पूर्णतः स्वतंत्र तथा सार्वभौम है। वह किसी अन्य सत्ता या राज्य के कानूनी नियंत्रण से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी अन्य राज्य का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। इसका शासन स्वयं जनता द्वारा तथा उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होगा। वे प्रतिनिधि जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे। भारत का गणतंत्रवादी स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है। भारत का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। बाद में इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर राज्य को धर्मों से परे कर दिया। संविधान के निर्माता धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के दुष्परिणामों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष का आदर्श अपनाया। समाजवाद शब्द देश के भावी सामाजिक और आर्थिक ढांचे को स्पष्ट करता है। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का भी संविधान का लक्ष्य है। बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में आलोचना की जाती है कि एक सार्वभौम राज्य होते हुए भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इस संगठन का प्रधान ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी है, अतः इसमें भारत की सदस्यता उसकी सार्वभौमिकता के विरुद्ध है। संसदीय शासन प्रणाली इसकी एक विशिष्ट विशेषता है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच कार्यों के विभाजन के आधार पर सरकार के दो रूप होते हैं, संसदीय शासन तथा अध्यक्षात्मक शासन। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत यद्यपि राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा अत्यंत ही विस्तृत है, तथापि वह केवल संवैधानिक अध्यक्ष है। व्यवहारतः उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति उसके परामर्श से ही कार्य करता है। संविधान में मंत्रिपरिषद को संसद विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। लोकसभा के विश्वास पर्यंत ही मंत्रिपरिषद आसीन रह सकती है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व सामूहिक है और संसदीय प्रणाली के वृहत सिद्धांतों को संविधान में लिखा गया है, लेकिन उसके कार्यकरण से संबंधित अधिकांश नियमों के संबंध में यह आशा अभिव्यक्त की गई है कि उनका विकास स्वतः परंपराओं के स्वरूप में हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाते हुए अध्यक्षात्मक पद्धति के कतिपय तत्वों को अंगीकृत किया गया है, जैसे राष्ट्रपति के आदेश पर मंत्रियों का हस्ताक्षर नहीं होगा। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनः उसके विचारार्थ लौटा सकता है। संसद की सर्वोच्चता को सीमाबद्ध कर दिया गया है तथा न्यायपालिका को शासन के अंगों से पृथक एवं स्वतंत्र रखकर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को सीमित अंश में अपनाया गया है। इसलिए न्यायाधीश पी.बी. मुखर्जी ने कहा कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का गठबंधन कराता है। हम बात करें अगली विशेषता की, तो कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। लचीला संविधान वह होता है जिसमें विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया जाता है, जबकि कठोर संविधान में संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में रहता है। लचीले संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटिश संविधान है, जबकि कठोर संविधान का संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है।
भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का अभूतपूर्व मिश्रण है। वह न तो ब्रिटिश संविधान की तरह अधिक लचीला है और न ही अमेरिकी संविधान की भांति अत्यधिक कठोर है। भारतीय संविधान की अनेक धाराओं में परिवर्तन लाने के लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई गई है जो उसे लचीला बना देती है। भारतीय संविधान में कठोरता के लक्षण भी विद्यमान हैं। संविधान की अधिकांश धाराओं में संशोधन लाने के लिए संसद के सभी सदस्यों के साधारण बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना भी आवश्यक माना गया है। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सभी सदस्यों के साधारण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। हम आगे बात करेंगे संविधान की अन्य विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।